सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अभी इसका मैं नाम बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा आपको एक डिटेल बता देता हूँ, आपको एक अंदाजा आ जाएगा। जो निफ्टी के सबसे टॉप के कंपनीज होते हैं, 100 कंपनीज, उसे हम कहते हैं लार्ज कैप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 150 कंपनीज आते हैं उसे हम कहते हैं निफ्टी मिड कैप 150। मतलब जो बाद के 150 निफ्टी 100 के बाद जो 150 कंपनीज आते हैं उसके हम कहते हैं मिड कैप। तो और उसके 150 के बाद जो कंपनीज आते हैं उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो अभी निफ्टी 200 में क्या आते हैं, लार्ज कैप के हंड्रेड्स आते हैं। और उसके बाद जो आपके मिड कैप के जो 100 स्टॉक्स है वो आते हैं। टोटल स्टॉक्स होते हैं 200 के बास्केट में से आपके 30 स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये इंडेक्स फंड होगा। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है कि एनएससी का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स डिसाइड करता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि इतने स्टॉक्स में इतना इन्वेस्टमेंट है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो फंड मैनेजर को उतना ही इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में करना पड़ता है, खुद से वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। तो ये बेनिफिट इंडेक्स का होता है। और एक बात, इंडेक्स फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज के पार्ट्स भी होते हैं, बट आपको बेनिफिट का पार्ट ये ध्यान में रखना है कि इंडेक्स कभी भी मतलब गार्बेज स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, या फिर वो बेटिंग करना उनका काम नहीं है। मान लो आप अगर कोई इंडेक्स को ट्रैक करते हो तो इंडेक्स में 100% अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं। बट वही म्यूचुअल फंड, अभी ध्यान में रखना, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जो फंड मैनेजर है वो इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स फंड में मतलब जो एनएससी ने जो इंडेक्स बनाया, सेम रेप्लिकेट उन्हीं स्टॉक्स में सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहां पर आप ये नहीं सवाल उठा सकते कि ये फंड का रिटर्न कम क्यों आया, क्योंकि आपने एट द एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो इंडेक्स का रिटर्न है वही आपके फंड का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ लेना। तो टाटा का निफ्टी 200 अल्फा फंड इंडेक्स है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना। टाटा म्यूचुअल फंड की स्कीम है। उसके बाद आपका लॉन्च डेट 19 ऑफ अगस्त 2024 है। क्लोज डेट होने वाला है 2 ऑफ सितंबर 2024। आज है लगभग 30 ऑफ अगस्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये प्लीज क्लिक हियर फॉर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको सभी बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं, मैं आपके वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। ये एमफी की वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। आपको हमेशा एक रिलायबल सोर्सेज से डाटा लेना चाहिए, ये हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना। और उससे पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो उतना प्लीज सब्सक्राइब करना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी सब इमीडिएटली सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलते हैं, बट मैं आपको इमीडिएटली एनएससी के वेबसाइट पर दिखाऊंगा कि एट द एंड एनएससी का इंडेक्स है, तो एनएससी का इंडेक्स कैसा है, उन्होंने कौन से स्टॉक्स उसमें इंक्लूड किए हैं, वो हम अभी देखने वाले। तो ध्यान से देखना। द निफ्टी 200 अल्फा 30। अभी निफ्टी 200 है, यानी निफ्टी के लार्ज कैप पे 100 स्टॉक्स, उसके बाद जो मिड कैप के 100 से वो स्टॉक्स, ऐसे मिला के 200 स्टॉक, उसमें से इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ अच्छे 30 स्टॉक्स में। ये ध्यान में रखना। 31 भी नहीं हो सकता, 28 27 भी नहीं हो सकता। आपको जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में जो 30 स्टॉक्स है उन्हीं में सेम प्रोपोर्शन में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है। तो 200 स्टॉक्स में से सबसे 20 अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। द निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड विच कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स सिलेक्टेड फ्रॉम इट्स पेरेंट निफ्टी 200 बेस्ट, ठीक है। उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अभी हम देखेंगे कि स्टॉक्स कौन से इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर फैक्ट शीट पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। फैक्ट शीट में यहाँ पर हम रिटर्न्स देखेंगे। हिस्टोरिकल रिटर्न्स बहुत देखना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर उसमें उसमें आपके पास फ्लेक्सी कैप है, बिजनेस साइकिल फंड है, उसमें कोई भी प्रोपोर्शनेट फंड अच्छे है, तो आपको ऐसा अलग से कोई फंड लेने की जरूरत है नहीं। बट मान लो टोटल प्रोपोर्शन है आपका, मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, ये फंड को आप मैक्सिमम 10% का प्रोपोर्शन दे सकते हो, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड को हमेशा एक लिमिटेड प्रोपोर्शन होना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिव भी होना नहीं है, ज्यादा कम भी होना नहीं है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ 10% के ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो
और आपको ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फंड हो सकता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें निफ्टी 200 के स्टॉक्स आते हैं और उसमें से ही अच्छे-अच्छे 30 जो स्टॉक्स है वो इंक्लूड होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से 15-20% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप नए हो, एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है 10% के ऊपर, ये स्कीम जानी नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी हम रिटर्न्स देखेंगे, यहाँ पर प्राइस रिटर्न है, स्क्रीन के ऊपर बहुत बारीकी से देखना। प्राइस रिटर्न यहाँ पर कितना है, 1 ईयर में 76, ऑब्वियस बहुत मार्केट भागा है तो उतने रिटर्न दिए। 5 साल के रिटर्न आपको 32% है सिंस इंसेप्शन। अभी इंसेप्शन कब हुआ है, आपकी लॉन्च डेट कब हुई है, जुलाई 21 2022। बट बेस डेट कब लिया है, 2005। बेस डेट मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया, ये इंडेक्स ने, ये बेस डेट कब है, 2005। मतलब 2005 से ये इंडेक्स ने आपको 19% का सीएजीआर दिया है। प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न, प्राइस रिटर्न आपको कंफ्यूज नहीं करता मैं, टोटल रिटर्न हमेशा देखना चाहिए। प्राइस रिटर्न में सिर्फ मूवमेंट होता है या फिर चेंज इन प्राइस होता है। टोटल रिटर्न में आपके जो म्यूचुअल फंड्स को डिविडेंड मिले हैं, बोनस मिले हैं, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो हमेशा टोटल रिटर्न देखना चाहिए, ठीक है? टोटल रिटर्न कितना है आपका, लगभग 20% का सीएजीआर मिला है सिंस इंसेप्शन। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मैंने कहा कि ये जो इंडेक्स फंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो अल्फा फंड्स होते हैं या फिर अगर कोई भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फंड है, मान लो 200 में से 10 है, 20 है, 30 है, तो यहाँ पर जो इंडेक्स फंड होते हैं, मतलब यहाँ पर जो फंड्स होते हैं, ये बहुत सोच समझ कर 20-30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है आपका, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिटर्न मिलते हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। तो 20% के रिटर्न आपको सिंस इंसेप्शन मिले हैं। उसके बाद आते हैं सबसे बड़े या फिर अच्छे क्वांटिटी में किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपको मोटा मोटी अंदाजा होना चाहिए। मैं यहाँ पर सेक्टर है, यहाँ पर स्टॉक्स है, हम पहले सेक्टर में सेक्टर के लिए देखते हैं। अभी कैपिटल गुड सेक्टर में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इकोनॉमी एक ग्रोइंग सिचुएशन में होती है, कैपिटल गुड्स मतलब क्या, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लो कोई कंपनी सेट करने के लिए बड़े मशीनरी चाहिए, बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। और वो जो कंपनी बनाती है उन्हें कहते हैं हम कैपिटल गुड्स की कंपनी, ठीक है? यहाँ पर ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता नहीं है तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती। तो ऐसे आपको कैपिटल गुड सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब मैं एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम करता हूँ, तो कैपिटल या फिर जहां पर सबसे ज्यादा कैपेक्स होता है, जहां पर एक्सपेंडिचर करते हैं कंपनीज, क्योंकि एक्सपेंडिचर कब करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसमें, तब हमें उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको बहुत एक सिंपल चीज बता देता हूँ। अभी टूरिज्म सेक्टर चल रहा है, टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे जो होटल इंडस्ट्रीज है, बहुत एक मल्टीपल रूम्स बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर पहले 2000 रूम्स थे तो कैपेसिटी 400, 4000, 6000, 8000 तक की कैपेसिटी, ऐसा मल्टीपल टाइम से बढ़ा रहे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है, कोई तो फालतू में पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कि चलो 4000 5000 रूम बिल्ड कर देते, ऐसा नहीं होता। प्रोस्पेक्ट होता है, वो लोन पर पैसा लेते हैं, बहुत एक अच्छा कैलकुलेटेड आपका एक बिजनेस मॉडल होता है। तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर रूम्स बन रहे, इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आ सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं और एक चीज बता देता हूँ, पावर सेक्टर में ह्यूज कैपेक्स हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, पावर सेक्टर, ह्यूज गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है। जो रिन्यूएबल सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज है या फिर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, वो भी बहुत अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑब्वियस म्यूचुअल फंड्स में फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस आपकी इकोनॉमी नहीं चलती। उसके बाद आता है हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने कहा, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अभी स्टॉक्स कौन से है, आरईसी, आरईसी ये स्टॉक गवर्नमेंट का स्टॉक है, आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। आरईसी मतलब ये आपके फाइनेंस करती है पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को, मतलब जो गवर्नमेंट के पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स है उनको लोन प्रोवाइड करती है आरईसी। लगभग 5.77% का स्टेक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी फिर से पावर फाइनेंसिंग की कंपनी है, जो कि आपके पावर स्टॉक्स है उनको, पावर कंपनीज है उनको फाइनेंस करती है। ट्रेंट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सॉन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडस टावर, लुपिन, जायडस लाइफ साइंस। यहाँ पर एक बहुत अच्छे, अगर आप ये सभी के स्टॉक्स देखोगे या फिर सभी के अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, पीएनएल देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो बहुत प्रोस्पेक्टिव स्टॉक्स है कि जिनमें ग्रोथ आ सकती है, ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए। अगर मैं आरईसी का बताऊं तो आरईसी का स्टॉक लगभग 200 से 600 या 700 गया हुआ है। ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं देखना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में ये कंक्लूजन आता है कि क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने आपको रिटर्न भी दिखा है कि लगभग आपके कितने रिटर्न्स बनते हैं,
फैक्ट शीट में रिटर्न है लगभग 20% का सीएजर आपका हिस्टोरिकल मिला है। तो क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा एग्जिस्टिंग अगर इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टर हो और आपका बड़ा पोर्टफोलियो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि बार-बार पोर्टफोलियो को छेड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपके पास अगर कोई स्टॉक्स है या फिर फंड्स है, उनमें ही कंटिन्यू करना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। आपका प्रोपोर्शन चेंज होना चाहिए, फंड्स चेंज नहीं होने चाहिए। मान लो आप पहले स्मॉल कैप में करते थे या फिर सब बेच दिया, लार्ज कैप में आ गए, उसके बाद मिड कैप में आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब ये 4 5 6 म्यूचुअल फंड से आपका अमाउंट चेंज हो सकता है। मान लो मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पर है, तो स्मॉल कैप मिड कैप को अवॉइड कर सकते हो। वहां पर आप फ्लेक्सी कैप फंड है, हाइब्रिड फंड से उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्केट बहुत लोअर पॉइंट है, फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट कम करो, आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बिजनेस साइकिल फंड्स में डालो। ऐसा ओवरऑल बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। और इस फंड में आप 100% इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो स्टॉक्स जो सिलेक्टेड है निफ्टी 200 अल्फा 30 के 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड के जो स्टॉक्स है, वो बहुत प्रोस्पेक्टिव स्टॉक्स है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, देखा होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जैसे मैंने कहा प्लीज सब्सक्राइब करना, हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।